ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव। हाउ आर यू? कैसे सभी लोग? आज आप लोगों की फरमाइश पूरी करने आया हूँ। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर जो है कुछ एक वीडियो जैसे बनाइए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जैसे हैं कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले कैसे पढ़े, 1 महीने में कैसे पढ़े, या तो वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि हमें पूरे एक ईयर का एक प्लान बताइए कि हमें अगर पूरे ईयर वाइज हमें स्टडी करनी है तो हम कैसे करें उसको। और ये बिल्कुल सही भी है कि स्टडी का किसी भी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने या 10 दिन पढ़ करके आप जो है कहीं आप ऊंचाई पे पहुंच सकते हो, एक स्टेबल सक्सेस पा सकते हो, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप शॉर्टकट से कोई सक्सेस नहीं पा सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आप पास हो जाओ, ठीक है, एक 11 10th के एग्ज़ाम को क्रैक कर लो, पास कर लो, बट एक सक्सेस जो आपका एक टारगेट होगा कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि गेटिंग 90 to 95% इन ICSE इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट इफ यू वांट टू स्कोर अबव 95%, देन ईच एंड एवरी इंच ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड मोर एंड मोर हार्डवर्क, या हार्डवर्क को कहे हम स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना, बिकॉज कहीं भी दुनिया में कभी भी किसी ने भी किसी भी समय शॉर्टकट से सक्सेस हासिल नहीं किया है। अगर हासिल किया भी होगा तो सक्सेस बहुत ही शॉर्ट टर्म रहा होगा, वो सक्सेस एक चीटिंग है वो। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं अपने ही पूरे स्टडी प्लान पर कि हम कैसे जो है ये पूरे ईयर में हम कैसे एक स्टडी प्लान बना करके हम पढ़ें। ठीक है, आपने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथा वच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया, बट अगर इन लक्षणों को आप लेकर के चलते हैं, से लास्ट में लिखा गृह त्यागी का मतलब नहीं कि घर को छोड़ दो। आप घर पर है, घर के जो विलासिताएं हैं, ठीक है, घर में जो चीज़ें आप लेके सुख सुविधाएं भोग रहे हो उससे थोड़ा दूर हो जाओ। ठीक है, और बाकी चीज़ों का मतलब आप समझते ही हो। और कुछ भी चीज़ करने के लिए आपके पास एक वजह होनी चाहिए। अगर आपके पास वजह नहीं है, ठीक है, अगर वजह ही नहीं है आपके पास कुछ करने का, तो फिर आप उसको बहुत दिनों तक नहीं कर पाओगे। उसको आज करोगे, कल को छोड़ दोगे। ठीक है, इसलिए वजह का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी वजह होनी चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, आप 95% आखिर पाना क्यों चाहते हो। जिस दिन इसकी वजह आपने खोज ली ना, और वो ऐसी होनी चाहिए वो वजह कि आपके अंदर पूरी ज्वाला भड़का दे, एकदम एक आग लगा दे। अगर ऐसी वजह है तब तो आप इन चीज़ों को आप 8 से 9 महीने तक लेकर कंटिन्यू चल सकते हो। अदरवाइज आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने से करते करते खत्म हो जाओगे, सारा का सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। तो आपके अंदर एक तगड़ी कोई ना कोई एक वजह होनी चाहिए, तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग अपनी स्ट्रेटजी है वो देखो, आपके पास कुछ मिला जुला के मैंने देखा कि 250 डेज की एक स्टडी होती है। ठीक है, और आपके पास जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 130 से 140 चैप्टर्स हैं पूरे सब्जेक्ट्स में। मीन्स कि आपके पास जो है 2 दिन भी नहीं है कि आप तैयारी कर पाओ। 2 दिन भी नहीं है आपके पास। अब सर आप तो डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि होता क्या, अगर आपके पास एक स्टडी प्लान नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना है, तो आप ऐसे ही पढ़ते चले जाते हो और आखिरी में आधी अधूरी तैयारी होती है और कुछ भी तैयार नहीं होता है। और आधी अधूरी तैयारी बिल्कुल बेकार है। आधी अधूरी तैयारी होता क्या है कि अगर आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल एक उस अभिमन्यु की तरह हो जाओगे जो 7 डोर्स के बारे में सीखना चाहता है, नॉलेज उसको ब्रेक करने का, बस केवल इसको 6 डोर्स को ब्रेक करना आता है और वो उस वॉर में एंट्री कर जाता है और आखिरकार वो 6 दरवाजों को तोड़ देता है और 7वें दरवाजे को ब्रेक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा नॉलेज नहीं था और पूरा नॉलेज लिए बिना वो वॉर में एंट्री करता है, इस वजह से वो युद्ध में मारा जाता है। अगर आपके पास भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उसमें मारे जाओगे। अब मारे जाने का मतलब या तो फेल हो जाओगे या तो पास हो जाओगे। ठीक है, और इस समय सिर्फ पास होने का नहीं है कि हम पास होकर चलते रहें।
अरे कोटेशंस भी है, या सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, टुमारो इज माई एग्जाम बट आई डोंट केयर। तो वो कहने की बातें हैं ये सब, ठीक है। सिंगल सीट ऑफ पेपर भी आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और नहीं भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमने कहा कि आपके पास मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए। मैथमेटिक्स में 25 चैप्टर्स हैं, अगर इसको हम लोग पढ़ना शुरू करें तो हमें करना क्या, इसमें मैथमेटिक्स में केवल एक चीज है, ओनली थिंग्स टू डू इज प्रैक्टिस। केवल वन एंड ओनली वन थिंग्स टू डू, प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स सिर्फ 3 चीजें चाहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फॉर्मूला लर्न करने से क्या होगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपके पास जो है सब ऐसे ही बकवास की बातें हैं। आप फॉर्मूलों को याद करिए, आपको बहुत कम फॉर्मूले ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएं, बाकी फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा और आप उसको याद कर लीजिए बिल्कुल, सोते जागते बिल्कुल फॉर्मूले आपके माउथ पर होना चाहिए। और थ्योरम एंड कंसेप्ट, थ्योरम और कंसेप्ट जो है आपके मैथमेटिक्स के हथियार हैं, वेपन्स हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हो, आपके वैसे आईसीएसई में थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए नहीं आता है, ये अच्छी बात है, ठीक है। बुरी भी बात हो सकती है, बट अगर आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपको इस हथियार का यूज करना है, इसे प्रूव भले ना करना, बस इसका यूज तो करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा थ्योरम कब और कहां पर हमें अप्लाई करना है। अगर नहीं पता होगा तो आप ये थ्योरम्स खुद पर ही मार दोगे। तो मैथमेटिक्स के लिए एक चीज और ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स जो है हर सब्जेक्ट का एक तरीके से बेस है। आप अगर मैथमेटिक्स में पकड़ अच्छी रखते हो तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हो जाती है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जो है मेरा अदर सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स आपके मेमोरी को शार्प कर देता है। तो पर डे आपके पास मिनिमम टाइम भी अगर हो, बिल्कुल भी टाइम ना हो तब भी कोशिश करो कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आप पर डे मैथमेटिक्स का कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन करो, अगर आपके पास समय है तो एक आइडियल टाइम है कि मैथमेटिक्स के लिए पर डे आपको 2 आवर्स देने होते हैं। आपका खुद का टाइम होना चाहिए, वो एक रिवीजन का टाइम, अदरवाइज 1 आवर। अदरवाइज अगर वो भी टाइम नहीं है आपके पास तो कम से कम इतना तो करो कि आप पर डे आपके पास कम से कम हो 1 से 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। नाउ फिजिक्स भी आपका जो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। आपका कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम। अगर नहीं है तो यकीन मान के चलिएगा फिजिक्स आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आज के टाइम में जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है बिल्कुल वो एक तरीके रीजनिंग बेस्ड है। तो इसलिए आप में इसमें भी फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उसका डेफिनेशन, यूनिट्स, फॉर्मूलाज, ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। जब मैं बोलता हूँ लर्न करने के लिए, लर्न करने का मतलब नहीं कि आप उसको क्रैम करो, रटो, आपको उसको पहले समझना है, उसके बाद एक सेंटेंस वाइज को एक कहीं से लर्न कर लेना उसको, ठीक है। उसके यूनिट्स, फॉर्मूले, यूनिट का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि हम मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में, डेसीमीटर में, लीटर को मीटर, मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इन सब के लिए आपको करना क्या है, मैं बार बार कहता हूँ, इन सब के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, छोटा नोट्स होना चाहिए, ताकि आप उसको बना सको अच्छे से, ताकि उसको रिवीजन के टाइम में आप रिवीजन कर सको। अदरवाइज आपके लिए भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नाउ केमिस्ट्री में अभी मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको पूरे ईयर करते रहना है, ठीक है। बाकी और सारी चीजें तो हैं ही उसमें। केमिस्ट्री में आपको जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब लर्न करने हैं, ठीक है। पर डे नहीं कुछ 5 रिएक्शन लर्न करो केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। जितने कंपाउंड्स के नेम है उसको लर्न करो, ये डेली रूटीन में डालो अपने। बायोलॉजी में देखो टर्म्स जो होते हैं बहुत टिपिकल होते हैं, ठीक है। मुझे भी टिपिकल लगता है, बायोलॉजी के टर्म्स जो वो याद ही नहीं होते, कई बार यही नहीं पता था कि अच्छा ये बायोलॉजी का टर्म्स है, समझ ही नहीं आता ये। तो बायोलॉजी के टर्म्स को बार बार लिखो, बार बार बोलो, बार बार पढ़ो, सारे टर्म्स को कहीं एक जगह लिखो, चैप्टर वाइज लिखो, ताकि इतना तो पता हो कि ये टर्म्स इस चैप्टर का है, ये पहले पता चल जाए। उसका डेफिनेशन, उसका डायग्राम, ठीक है। और बायोलॉजी में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए। आपको यहाँ आर्टिस्ट नहीं बनना है, एक डायग्राम आपको पता हो, ठीक है। आप डायग्राम उसको बना लेते हो, टीचर भी देखता हो डायग्राम, अच्छा हाँ ये डायग्राम है, इसमें ये जो बॉडी पार्ट्स को बना रहे हो तो बॉडी पार्ट्स देखने चाहिए कि हाँ ये बॉडी पार्ट्स है ये, ठीक है। वहाँ पे आपको कलाकारी नहीं करनी है, ठीक है, बिकॉज ये पेपर आर्ट का नहीं, ये बायोलॉजी का पेपर है। अब इंग्लिश कहा जाता है कि आईसीएसई में इंग्लिश जो है सबसे मेन पेपर होता है,
आईसीएसई जो है इंग्लिश को सबसे मेन पार्ट मानता है अपने पूरे आईसीएसई में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब आईसीएसई में देखोगे आप तो यहाँ पर जो सबसे टफ मार्किंग होती है वो इंग्लिश की होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट में। अदर सब्जेक्ट में आप 90-95 स्कोर कर जाते हो, इंग्लिश में अक्सर करके आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स 80-90 कभी कभार 70 से 90 के बीच में आके अटक जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स, ठीक है। उनको कभी भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, स्पोकन उनका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके बावजूद भी इंग्लिश में मार्क्स कम है, ठीक है। बहुत ही लीनियंट मार्किंग होती है यहाँ पर। तो इंग्लिश को जिस तरीके से आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना है पूरे ईयरली, इंग्लिश पर उतना ही फोकस आपको करना है पूरे ईयर। अदरवाइज इंग्लिश आपके ओवरऑल मार्क्स को कम करने में काफ़ी सहयोग करेगी, ठीक है। फिर से आप करना, इसमें करना क्या, आपका ग्रामर जो है ग्रामर गुड होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो लिखने में, वो आपके लिटरेचर में हेल्प करेगा वो, ठीक है। लिटरेचर में जो भी आप स्टोरी या कोई भी कुछ भी चीज़ें लिटरेचर में जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए ग्रामर काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफ़ी बखूबी देखा जाता है कि वो गलत ना हो। और बाकी लैंग्वेज में आप देखोगे तो आप कॉम्प्रहेंशन हो गया, लेटर, नोटिस, ईमेल, ऐसे, इन सबको लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। लिखना क्या उसके अंदर वो तो दूसरी बात है, उसका फॉर्मेट क्या है लिखने का, वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मेट गलत है, कितनी लाइन छोड़ के लिखनी है, किस लाइन के बाद हमें साइड करना है, किधर लिखना है, दाएं लिखना है, राइट लिखना है, लेफ्ट लिखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है, अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो आपके मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो सकते हैं। हो सकते क्या, होंगे ही होंगे, ठीक है। और आपको कभी कोई भी थियरी या ऐसे कुछ ऐसा लिखने के लिए आता है, अगर वहाँ पे वर्ड की लिमिट है कि इतने वर्ड्स में आपको लिखना है, आप उस वर्ड की लिमिट को क्रॉस मत करो, आप उसके अंदर ही रहो। होता है ना, कई बार ज़्यादा आ गया तो मैं ज़्यादा लिख दूंगा, तो ज़्यादा नहीं लिखना, जितना रहा 500 वर्ड्स आप 490 में छोड़ दो, चलेगा, लेकिन 500 को क्रॉस करने की कोशिश मत करो। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो आईसीएसई में अक्सर आता है, ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और अच्छे खासे स्टूडेंट्स है इसको गलत करते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में मुश्किल से 100 प्रीपोजिशन उठा करके दुनिया में जितने भी प्रीपोजिशंस हैं सबको लेकर के एक बार स्टडी कर लो कि सारे प्रीपोजिशंस कहाँ पर यूज होते हैं। उन सारे प्रीपोजिशन को हमेशा रिवाइज करते रहो और एक भी क्वेश्चन यहाँ प्रीपोजिशन का आपका गलत नहीं होगा। नाउ हिस्ट्री एंड सिविक्स, हिस्ट्री जैसे कि नाम में ही देख रहे हो आप स्टोरी लगा हुआ है, तो हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ो, ठीक है। कहानी की तरह जब पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगी कहानी, ठीक है। और एक सीक्वेंस से पढ़ो कि कब क्या हुआ था, एक एंशिएंट को पहले पढ़ा, एंशिएंट के बाद कुछ मिडावल की बात है, फिर मॉडर्न की बात है, इस तरीके से। ये नहीं कि जो है कभी मॉडर्न का उठा लिया, कभी एंशिएंट का उठा लिया और आपको पता ही नहीं है कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि कौन सा इंसिडेंट कब था, कब बाद में था, कौन सा बाद में था, तो आपको अच्छी खासी हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा और पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा हिस्ट्री को, ठीक है। और इसमें हिस्ट्री में जितने भी डेट हैं, डेट्स जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक सीक्वेंस से उसको लिख डालो कहीं कॉपी पर और उसको देखते रहो बार बार, ठीक है, लर्न करते रहो। सिविक्स में पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको नहीं आता, आपको बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर बाकी बुक के साथ साथ आपके घर में भी जो लोग हैं उनसे किसी भी टॉपिक पे आप पूछ सकते हो, पेरेंट्स से पूछ सकते हो, कि भाई से, ब्रदर से पूछो उनसे, ठीक है। और अपने कंट्री में न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर में 80% जो न्यूज़ होता है वो पॉलिटिकल इसी सिविक्स से ही तो होता है, आप उसको भी देखो एक बार, ठीक है। वहाँ से आपको एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और आपकी बुक आपके पास थ्योरी नॉलेज के लिए है ही, तो वो चीज़ सिविक्स में कर सकते हो, दोनों चीज़ें। ना ज्योग्राफी के लिए मैप को कंटिन्यू आपको अपने हैबिट में डालना होगा, मैप को कंटिन्यू देखना होगा, मैप पॉइंटिंग करना सीखते रहो, ठीक है। लोकेशन को देखो कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, ताकि एक बार को कहीं किसी लोकेशन की बात हो रही हो तो आइज अगर क्लोज भी करो तो लगे कि अच्छा मैं इस लोकेशन पे पहुँच गया, ठीक है, आपको पूरा मैप दिख रहा हो। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस मैप पर हो जाए। वो कैसे होगी, वो डेली अगर आप इसके लिए 10 मिनट भी निकालोगे तो 10 मिनट भी बहुत है इसके लिए ना। टोपोग्राफी के भी आई थिंक कई 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी लोकेशन बेस्ड ही है, तो आपको इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में कोई लेक्चर डाल दूंगा मैं यहाँ पर। ना हिंदी आप देख लेना, ठीक है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप देखोगे यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग पे मेन फोकस आपको करना है पूरे कंप्यूटर के इस सब्जेक्ट में। नाउ एनवायरमेंटल साइंस एक तरीके से देखा जाए तो ज्योग्राफी और साइंस दोनों का मिक्सअप है। तो आपका अगर साइंस पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर पकड़ है तो यहाँ पर आपका एनवायरमेंटल साइंस पर भी आपका
पकड़ होगा, और साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको लिख सकते हो। इसमें लर्न करने की चीज़ें भी हैं, समझ करके याद करने की भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स भी जो चीज़ें, इकोनॉमिक्स में जितने वर्ड्स हैं, ठीक है, उन वर्ड्स पे कमांड होना चाहिए आपको कि किस वर्ड्स का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है, ठीक है, सप्लाई चेन क्या है, मैनेजमेंट क्या, इस तरह की चीज़ों को आपको इकोनॉमिक्स में जितने भी टर्म्स हैं, फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, फॉरेन रिजर्व, कोई भी वर्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसा ना हो कि आपकी बुक में कि आपको उसका मतलब ही ना समझ में आ रहा हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स बुक्स में जितने भी टर्म्स हैं, अगर उन सब के मतलब पता कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसकी मीनिंग ये है, तो आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स का मतलब ही नहीं क्लियर है तो बाकी आगे इकोनॉमिक्स में क्या मतलब कि कोई क्या आइडिया क्रिएट कर, कुछ नहीं क्रिएट हो पाएगा। जैसे मैंने बोला फिजिक्स में एक रीजनिंग है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स भी एक रीजनिंग है, ठीक है। आपको थिंक करना होगा, सोचना होगा। वो कब सोच पाओगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपके टर्म्स पर, उसके टॉपिक्स पर जब पकड़ होगी, तब आप फिजिक्स या इकोनॉमिक्स को क्लियर कर पाओगे। तो ये रही पूरे सब्जेक्ट्स की बात। अब अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना कैसे है, करना क्या है हमें, तो आते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहली चीज़ कि आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए, खुद पर ट्रस्ट है, कि आपको लगना चाहिए कि यस आई कैन डू, ठीक है। अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहली चीज़ कि टाइम टेबल के बारे में। लोग पूछते हैं टाइम टेबल कैसे बनाए, क्या करें। मैंने टाइम टेबल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, पूरा अच्छे से डिटेल बताया हूँ, उसको एक बार आप जाकर जरूर देख लेना। मैंने बार बार कहा कि टाइम टेबल बना करके पढ़ाई मत करो कि इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे रोना, इतने बजे गाना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे सोना जाना है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाओ कि मुझे आज ये टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। मुझे आज मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर खत्म कर देना है, ठीक है। मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर खत्म कर देना है, मशीन को खत्म कर देना है। इस तरीके से टॉपिक वाइज चीज़ों को, चैप्टर वाइज चीज़ों को, जैसा भी आपके पास टाइम लग रहा हो, ठीक है, उस तरीके से आप एक लिमिट में आप टॉपिक या चैप्टर को चूज कर सकते हैं और इसको खत्म करके ही आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि खत्म नहीं हुआ छोड़ दिया। स्टडिंग डेली, रेगुलरिटीज सबसे मेन चीज़ है यहाँ की, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, जब से स्टार्ट कर रहे हो और आखिरी एग्जाम तक अगर आपके पास रेगुलरिटी नहीं है, 2 दिन चली, 3 दिन चली, 4 दिन चली, अगर रेगुलरिटी नहीं है तो ये सब बकवास है। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सब बकवास हो जाएगी और कुछ भी नहीं आना है। आपके मार्क्स जो है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो होने हैं उसमें जो मार्क्स आपके आएंगे वही आपके फिक्स मार्क्स हो जाएंगे। आप देख लेना आपके फाइनल में भी। नाउ क्लियर डाउट्स, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं डाउट है उसको जरूर से जरूर क्लियर करो, उसको साइड में मत करो, इसको बाद में मैं कभी पूछ लूँगा। उसको कहीं लिखो, उसको आपके पास डायरी होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको लिखो कि ये चीज़ हमारा इस टॉपिक में, इस पॉइंट पर यहाँ पर डाउट है, वो डाउट क्लियर करो, उस डाउट को क्लियर करो, या तो टीचर से करो अपने, अदरवाइज आप ऑनलाइन कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ पर आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर करो। बट विदाउट क्लियरिंग योर डाउट्स आगे मूव मत करो, ठीक है। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अभी के लिए नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस है कि आप चीज़ों को लिखते रहो, क्योंकि आप वैसे भी 10th में आप चीज़ों को लिखते रहते हो, क्लास नोट्स बनते रहते हैं, आप बनाते रहते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको हैबिट में डालते रहो। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क का मतलब यही है कि स्ट्रेटजी, कि आपके पास पढ़ने की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि जो मिला सब पढ़ लिया, ठीक है। बुक्स के बारे में लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़े, ठीक है। ML अग्रवाल को भी ले लिया, RD शर्मा को भी ले लिया, ठीक है, सेलिना पब्लिकेशन को भी उठा लिया, सबको एक एक सब्जेक्ट के 3-3 बुक्स लेकर के आप पढ़ रहे हो, तो इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। 10 बुक को जो है एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बुक लो, उसको 10 बार रिवाइज करो उसको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको 10 बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टूडेंट हो, यू आर नॉट अ टीचर, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए एक बुक सफिशिएंट है। उसके बाद भी अगर आपको कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, आप सेल्फ हेल्प बुक ले सकते हो उसमें, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो। दूर रहने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल छोड़ने की बात कर रहा हूँ। अगर मोबाइल छोड़ दोगे तो मेरी वीडियो भी नहीं देख पाओगे,
मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हो आप यूज़ करो 5-10 मिनट आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हो, बट मेनली आप अगर यूज़ करते हो तो स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को आप अगर देखते हो तब जाकर के आप मोबाइल का यूज़ करो। मैंने यहाँ लिखा सोशल मीडिया में यूट्यूब भी, यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप यूट्यूब पर देखते क्या हो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आप पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई की चीज़ देख रहे हो तो वो इन्वेस्ट ही है। नाउ मेक अ शॉर्ट नोट्स में बात करना, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। कि अगर आपके पास इतना वो है कि आप फिजिक्स के एक चैप्टर का अगर नोट्स जो है टीचर ने 10 पेज में बनवा रखा है तो आप 10 पेज के नोट्स को एक पेज में समेट दो। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो समझ जाओ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका पता है। वो शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के टाइम में काम आते हैं। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हो तो ऐसा लगता है कि मैं सब भूल सा गया हूँ, तो शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में होना चाहिए, वो रिवीजन के लिए। उसमें हेडिंग्स होनी चाहिए छोटी छोटी, ठीक है, जिससे कि लगे कि एक ओवरव्यू, आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू होना चाहिए। ऐसा होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक। नाउ स्टडी डे और नाइट, लोग दिन में पढ़े या रात में पढ़े, कब पढ़े, हमारा फोकस अभी ये होना चाहिए कि हम पढ़ें। दिन और रात कभी हटाओ, हमारा फोकस है कि हमें पढ़ना है, एक पढ़ने की रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर रेगुलरिटी है, उसके बाद अगर चाहते हो कि दिन में या रात में, तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप डे में पढ़ते हो, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है कि अगर आप दिन में पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी कैपेसिटी, जो माइंड की कैपेसिटी होती है वो डे में, दिन में बहुत अच्छी होती है, बहुत कैचिंग पावर बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो माइंड में दिन में चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें बहुत तेज़ी से कैच भी होती है, याद भी होती है। अदरवाइज अगर आप दिन में उठते हो और आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, दिमाग ही बंद हो गया है, शून्य सा हो गया है बिल्कुल, कि समझ ही नहीं आ रहा है एकदम, तो तीसमार खान बनने की जरूरत नहीं है। आराम से उठिए, आधे घंटे तक कोशिश करिए कि आँख खुल जाए, आपका दिमाग खुल जाए। नहीं खुल रहा है तो सो जाइए, लेकिन ये काम डेली करिए, डेली करिए, डेली करिए, डेली उठने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि आप डेली करते करते आप किसी दिन उठ ही जाए, और जिस दिन मुस्कुराते हुए उठ जाए उस दिन समझ जाइएगा कि आप पढ़ सकते हैं। नाउ स्टडी आज कितने घंटे पढ़े, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आपको जब तक मर्जी करे तब तक पढ़ो। आप जैसे ही मन ना करे पढ़ने का, आप जाओ खेलने। कभी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है सर, तब क्या करें, तब तो भाई प्रॉब्लम है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तुम पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो। अभी पढ़ाई करे जाए और क्या करोगे, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अगर ऐसा लग जाए कि यार मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज, तो उठ जाओ, वहाँ से जाओ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो, घूमो फिरो, खेलो कूदो, फिर आकर, क्योंकि फिजिकल वर्क भी जरूरी है, थोड़ा खेलना कूदना भी जरूरी है। तो 1 घंटे योगा के लिए, फिजिकल वर्क के लिए, खेल कूद के लिए वो भी निकालो, ठीक है। इंडोर गेम खेलते ही हो, आउटडोर गेम भी खेलो। स्लीपिंग आवर्स मेरे को 6 से 7 आवर्स बहुत है। 7 आवर्स सोते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, संडे में 8 घंटे सो जाओ, 7 घंटे सो, 6 घंटे सो, तो 6 से 7 आवर्स सोते हो, उतना बहुत है, ठीक है। रेफर ओनली 1 बुक, मैंने बार बार कहा कि हमेशा बुक्स को अगर रेफर करना केवल एक बुक को ही रेफर करो, 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बताया कि बुक्स के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसमें आप देख लेना कौन कौन सी बुक, और बाकी आप लोगों को बुक्स के बारे में स्कूल ने बताया होगा। तो स्कूल ने जो बुक आपको प्रेफर किया है वही बुक पढ़ो, कोई अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है, उसी को आप लोग पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी बुक में अगर आपको लेना होगा तो आप इसको तब लेना जब एग्जाम, जब दिसंबर के बाद में, तो दिसंबर तक आपको मैं कहता हूँ कि अपना एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर देना होगा पढ़ करके, ठीक है। और जो जैन और फेब बचता है, इसमें आपको रिवीजन की बात होती है कि यहाँ पर हमें रिवीजन करना है। तो इस रिवीजन में आप अपने बुक के साथ साथ सेल्फ बुक एवरग्रीन पब्लिकेशन की ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एवरग्रीन के अलावा भी अगर कोई बुक आपको अच्छी लगती है वो भी ले सकते हो, एवरग्रीन की अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हो। नाउ सॉल्व द लास्ट ईयर क्वेश्चंस। और साथ साथ में काम ये भी करना है, जब आप इन सब चैप्टर्स को आप पढ़ते हो, ठीक है, मान लो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप फिर जो है लास्ट 10 ईयर के या 20 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाओ, ठीक है। उसमें देखो जरा चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन को सॉल्व किया रहता है, कि मान लो कि फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा मैथमेटिक्स में जीएसटी है, जीएसटी तो मान लो भी 1 साल का पेपर है, और दूसरा चैप्टर मान लो बैंकिंग है, बैंकिंग के पिछले 10 साल के वाले क्वेश्चंस को उठा रहे हो, तो बैंकिंग के सेकंड चैप्टर में एक साथ सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे बैंकिंग के होंगे हर ईयर के उसमें। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अगर तुम्हारी बुक आती है चैप्टर वाइज, उसको ले लो तो अच्छा रहेगा। उससे फायदा क्या होता है
जब यहाँ से तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, मान लो बैंकिंग पढ़ा तुमने यहाँ पर, या शेयर एंड डिविडेंड को पढ़ा, तो जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ शेयर एंड डिविडेंड, तुरंत जो है चैप्टर वाइज उस ईयर बुक पे चले जाओ और वहाँ से क्वेश्चंस को देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर तुम्हें ये एहसास होगा, महसूस होगा कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ही आदत तुम्हें स्टार्टिंग से बनानी है। इस बुक को तुम्हें आखिरी में नहीं खरीदना है, इस बुक को तुम्हें स्टार्ट में ही साथ में ले लेना है और स्टार्टिंग से ही उसको करते हुए जाना है साथ में। एक केमिस्ट्री में मान लो कोई एक चैप्टर खत्म किया, उस चैप्टर के साथ साथ तुरंत उसमें भी देखो कि उसमें कितने क्वेश्चन 10 साल के अंदर आए हुए हैं इस चैप्टर से। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो समझ जाओ कि वो चैप्टर आपका तैयार नहीं है, आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं हो अभी। नाउ बिफोर द 2 months ऑफ एग्जाम के 2 months पहले आप क्या करो, तो कुछ नहीं करना है। आपकी प्री बोर्ड एग्जाम्स होने होते हैं, प्री बोर्ड आपका स्टार्ट होगा, प्री बोर्ड जरूर देना चाहिए। प्री बोर्ड से होता क्या है कि आपके एक राइटिंग की प्रैक्टिस बनती है, एक एग्जाम एक टाइम मैनेजमेंट होता है। आपके पास 10 ईयर बुक होनी चाहिए, 10 ईयर की जो लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके एक सॉल्यूशन के साथ वाली बुक लो, ताकि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसको देख लो सॉल्यूशंस के यहाँ क्या क्या है उसको, और उसको देख करके आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। जितने पेपर हैं ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप पूरे 20 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो भाई मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और आपके पास सैंपल पेपर भी है, अगर है तो सैंपल पेपर को भी सॉल्व करके देखो। 2 महीने आपके पास कुछ नहीं बचे हैं, आपके पास इन 2 महीने में रिवीजन सैंपल पेपर, लास्ट ईयर के 10 ईयर के पेपर, प्री बोर्ड, यही सब होने हैं। तो ये सब जितना से ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपको स्ट्रेस नहीं लेना, फील करना है, ठीक है। नर्वस फील मत करो, ठीक है। आप पूरा हेल्दी रहो, योगा करो, मेडिटेशन करो, माइंड को बिल्कुल बैलेंस रखो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आखिरी चीज़ है जो सबसे अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है शुरुआत में ही मुझे आपको बता देना चाहिए था कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों को पढ़ाओ, ठीक है। आप ऐसा पढ़ो कि आप अपने क्लास के अदर स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा पाओ, समझा पाओ। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो समझ जाओ कि जिस भी टॉपिक को आप किसी अदर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, समझाते हो, तो वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो आपको मान के चलो, तय मान के चलो कि आपको पूरे साल वो टॉपिक कभी भी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी थी आपके पूरे ईयर की। उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम के टाइम में क्या करेंगे, तो अगर आपकी पूरी तैयारी होगी तो एग्जाम के टाइम में जाहिर सी बात है आपके पास कॉन्फिडेंट होगा। अगर आपकी ये पूरी प्रिपरेशन इस तरीके से नहीं है तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंट आपका एग्जाम के टाइम में नहीं होगा, ठीक है। और पेपर खराब होंगे, कॉन्फिडेंट आपका लूज होता चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपके पास एक ईयर प्लान होना चाहिए, ईयर का, हमें कैसे पूरे टाइम अपने एसएससी को पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। अभी से तैयारी शुरू कर दो। एक मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए। अगर ये सारी वजह अगर पूरे टाइम अगर आपके पास 8 महीने तक रह गए तो आपको एबव 95% पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे एक प्रॉब्लम आपके पास हो, चाहे 2 प्रॉब्लम्स आपके पास हो, चाहे हजारों प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी हो जाए, बट आपको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।